हर किसी का अपना एक रस होता है। ब्रह्मांड के सृष्टि के सारे रसों का ठिकाना, सारे रसों का निचोड़ है द लोक रस। द लोक रस निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के रस को, छत्तीसगढ़ के बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। जी साहब नमस्कार। कैसे हैं आप? साहब वैसे अब अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। नक्सलिज्म पे एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, इस पे आपने टेबल पे हाथ मार कर कहा कि ये लोग प्लान बनाते हैं और हम बस फाइल घुमाते हैं, अब एक्शन चाहिए। कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं चूक हो रही है और हम उस पर कुछ एक्शन लेने के बजाय टालते हैं, तो ये ऐसे नहीं चाहिए। अपने वकालत से राजनीति का सफर को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या ज़्यादा कठिन था, कोर्ट रूम में बहस करना या विधानसभा में बहस करना? आपका पसंदीदा छत्तीसगढ़ी डिश? देखिए, मुझे खुरमी बहुत पसंद आता है, चौसेला बहुत पसंद आता है और जिमीकंद बहुत पसंद है। जी आपके बचपन के इष्ट मित्र, जैसे मेरा नाम सत्यम पांडे है, मेरे जो इष्ट मित्र मुझे पांडे पांडे कहते हैं, तो आपके दोस्त बचपन में क्या निकनेम से बोलते थे? आप क्या बुलाते थे आप प्यार से? जब आप बड़े पद में पहुंच जाते तो लोग संकोच करते हैं, यार अब तो आप डिप्टी सीएम हो गए, फ़ोन लगाऊं ना लगाऊं, तो ये संबंध है? अभी कोई कभी भी आपको फ़ोन लगा देता है दोस्त आपका? हाँ, कुछ लोगों के मन में संकोच तो होता है जी, डरते हुए रहते हैं। छोटे होते हैं हम तो किसी के बगीचे में चले जाते हैं, आम पत्थर से मार तोड़ लेते हैं। तो तालाब के पार में भी मेरे गांव में आम का पेड़ था जी, तो पत्थर से अच्छा निशाना लगता था मेरा। जी बहुत कभी जैसे आनंद लिया है। कहीं बगीचा गए हो किसी के आम तोड़ने के लिए, अब निशान लगा रहा, कोई माली आ गया, वहाँ दौड़ना भागना पड़ गया? वो होता ही था, वो स्वाभाविक रूप से होता ही था। गजल पर आप अपने आप को डुबाओ तो अपने आप आंख भर आता है कि पुराने बहुत से गाने और गजल जो है आपके दिल को छूने वाले होते हैं। अब आज का दौर जो है रैप वाला है, रैपर आ गए हैं, ये हनी सिंह आए हुए हैं, कमबैक हुआ है इनका, तो इस प्रकार के लोग आप सुनते हैं कभी? और आपको अपनी पार्टी में सबसे स्मार्ट एमएलए कौन लगता है, जिसका वो देख के लगता है कि ये तो बहुत स्मार्ट है, इसको बॉलीवुड या फिर मूवी होना चाहिए था? अनु शर्मा जी का नाम मत लीजिएगा। आप कुंडली मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र? अम्मा ने कहा कि अरुण की कुंडली में था पहले से, वो राजयोग था, वो कुछ बड़ा करने वाला था। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव। कांग्रेस में आपको सबसे बढ़िया विधायक कौन लगता है? जो लगता है बहुत शानदार काम कर रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल दिखती हो आपको? नमस्कार, सादर प्रणाम। सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग द लोक रस देखना शुरू कर चुके हैं। तो भैया क्या है लोक रस, क्यों हमने शुरू किया है, क्यों हमने नाम रखा है, सब कुछ बताऊंगा, मगर बाद में। कहा से आपका हमारा रिश्ता शाश्वत है, सदा रहने वाला है। वैसे भी आपका हमारा रिश्ता ईमानदारी का रिश्ता है। हर किसी का अपना एक रस होता है। ब्रह्मांड के सृष्टि के सारे रसों का ठिकाना, सारे रसों का निचोड़ है द लोक रस। तो थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है, ये इंटरव्यू होने वाला है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का। तो बस 2.5 साल का वनवास, माफ़ करिए 2.5 महीने का वनवास काटने के बाद कैमरे के सामने आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ वो जो प्यार आप लोगों ने पहले दिया था, लाखों में लोग हमें देख रहे थे, मिलियन में लोग हमें देख रहे थे। मेरे इष्ट मित्र ने भी कहा तुम खुद का स्टार्ट कर लो, तुमको इतने लाखों लोग देख रहे हैं, मिलियन लोग देख रहे हैं, तो शुरू कर लिया है। सारी पूंजी, ऐसा नहीं कि पांडे बहुत पैसा दबा कर रखे थे, सब कुछ जितनी पूंजी थी, जितनी सेविंग थी, सब लोक रस में लगा दिया गया है, सब निछावर कर दिया गया है। आप लोगों से उम्मीद है कि जो प्यार आप लोग दे रहे थे वो प्यार मिलता रहे। बाकी काम पसंद ना आए तो कमेंट में आप लोग गरिया भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी चलिए अंदर चलिए, अरुण साहब जी के पास चलते हैं, चल के बातचीत शुरू करते हैं। तो अब तो आ ही गया हूँ भैया 2.5 महीने के वनवास के बाद, तो आ गया आ गया। साहब नमस्कार। नमस्कार, आइए आइए। कैसे हैं आप? नमस्ते, एकदम ठीक हूँ। राम राम, जय जोहार। साहब ये माइक लगा लीजिए, आवाज़ आता रहेगा। ये तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोक रस सर एक नया चैनल है और हमने इसकी नींव रखी है, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगे, तो एक नया चैनल को आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका।
द लोक रस निश्चित रूप से जी छत्तीसगढ़ के रस को, छत्तीसगढ़ के जी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। जी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप छत्तीसगढ़ के जन सरोकारों को लेकर, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जन भावनाएं, इसे लेकर आप आगे बढ़ेंगे। आपको मेरी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत चर्चित हैं आप, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जो फेमस आदमी होता है उसके बारे में सुनना चाहते हैं, वो कैसे रहते हैं, क्या दिनचर्या होता है, कब सोते हैं, कब उठते हैं। तो क्या होता है उप मुख्यमंत्री जी का दिनचर्या? वैसे सामान्यतः मैं समय का पाबंद हूँ। निर्धारित समय पर सोना, निर्धारित समय पर तैयार होना, निर्धारित समय पर कार्यक्रमों में पहुंचना, मिलना, ये सब निर्धारित होता है जी। पर जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ी है, रात को 1 बजे 2 बजे तक सोना हो पाता है जी। और सवेरे सामान्यतः मैं 7 बजे उठकर तैयार होकर अपनी दैनिक दिनचर्या करने के बाद लोगों से मिलना जुलना और फिर जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके लिए निकल जाना जी। ये नियमित रूप से काम होता है। पहले और मैं बहुत सवेरे जल्दी उठता था जी। छात्र जीवन में, तो सवेरे सामान्यतः 4 बजे उठने की आदत थी। वो बाद में प्रोफेशन में आने के बाद 6 बजे हुआ और अब राजनीति के कारण से देर तक सोना होता है और इसलिए लेट उठना भी होता है और अब दिनचर्या जरा बदली हुई है। जी। ऐसा कहा जाता है कि 7 घंटे की 8 घंटे की नींद अगर आप नहीं लेते तो हेल्दी लाइफ नहीं होता है, तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं? ये सही है कि जितना सामान्यतः नींद होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और कभी 3 घंटे कभी 4 घंटे ही सोना हो पाता है। पर काम का जुनून है, जनता की जवाबदारी है, जवाबदारी को पूरा करते हुए आगे बढ़ना और आने वाले समय में और दिनचर्या व्यवस्थित हो, इसकी कोशिश होगी। पर जनता की जवाबदारी निभाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जी। आप 56 वर्ष के हो गए हैं, आज भी आप कितने ही लोगों से मिलते हैं, कितनी भीड़ रहती है। अभी आप दौरा करने जा रहे हैं, तमाम दौरा करते हैं, मगर आप चेहरे में आपके ग्लो है। तो कोई फेस का रूटीन है, डाइट कुछ ऐसा है, क्या है वो? वास्तव में जिस काम को आप करें जी उस काम के प्रति आपकी रुचि हो, उस काम के प्रति आपका समर्पण हो जी, उस काम को आनंद पूर्वक करें, उत्साह पूर्वक करें, तो निश्चित रूप से आपके चेहरे में प्रसन्नता होगी, आनंद होगा जी। और आम लोगों को यही पसंद आता है कि आप उस तरह से दिखें, उस तरह से रहें। जी। जब किसी काम में मन नहीं लगता है, किसी काम में रुचि नहीं है, तब चेहरे में झुंझलाहट, गुस्सा, नाराजगी आती है। ठीक बात है। पर मैं जिस काम को करता हूँ पूरे उत्साह से मन लगा के करता हूँ जी। और इसलिए सामान्यतया उत्साहित रहता हूँ और प्रसन्नता से लोगों से मिलता हूँ और जो भी काम करता हूँ वो पूरी ऊर्जा से करता हूँ। बचपन की बात करते हैं, आपके स्कूल के दिनों के बारे में। तो आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? आप टॉपर थे, बैक बेंचर थे, कैसे थे पढ़ाई में? पढ़ाई में एक समय तक क्लास का टॉपर रहा हूँ जी। पर खेलों में, सोशल वर्क में भी मेरी रुचि बचपन से रही है जी। और अच्छे विद्यार्थी के नाते प्रतिष्ठा थी, अच्छे विद्यार्थी था, सुव्यवस्थित रूप से टाइमबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से पढ़ाई लिखाई करता था। एक अनुशासित विद्यार्थी के नाते और एक एक्टिव विद्यार्थी के नाते जी। मैं था छात्र जीवन में और पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी मेरी होती थी जी। खेलकूद की गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गतिविधियां, उनमें भी मैं बढ़ चढ़कर भाग लेता था और समाज सेवा का जो काम है वो तो बहुत पारिवारिक रूप से उसकी प्रेरणा मिली और तब से समाज सेवा करते करते, सामाजिक काम करते हुए, जनहित का काम करते करते ही मैं राजनीति में इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। जी।
तो जैसे मैं जब छोटा था, मुझे अपने मैथ्स की टीचर से बड़ा डर लगता था। परकिस सर थे, वो बड़ा मारते थे। तो आपके बचपन में कोई सर, कोई गुरु जो सब डर लगती थी यार, मारते बड़ा है करके? देखिए, उस समय इस तरह की इमेज शिक्षकों की होती थी, बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होते थे ठीक बात। और विद्यार्थियों को पूरा कमांड करके रखते थे। हाँ हाँ। और ये सही है कि उस तरह के स्वभाव के, उस तरह के नामी शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया है। पर मैंने जैसे बताया आपको कि अनुशासित विद्यार्थी था, पढ़ाई लिखाई भी करता था, अन्य गतिविधियों में रहता था, तो सामान्यतया ये स्थिति नहीं बनी। जी, अपने वकालत से राजनीति का सफर को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या ज़्यादा कठिन था, कोर्ट रूम में बहस करना या विधानसभा में बहस करना? मैंने अभी अभी आपको कहा कि मैं जो काम करता हूँ उस काम के प्रति पूरा समर्पण, पूरा उत्साहपूर्वक उस काम को करता हूँ। जब मैं वकालत करता था तो पूरी तरह से वकालत के लिए समर्पित था, न्यायालय के लिए, अपने पक्षकार के लिए समर्पित होकर काम करता था, पूरा मन लगाकर, पूरा उत्साह से वकालत का काम करता था। और जब सार्वजनिक जीवन में आया, राजनीति के क्षेत्र में आया, तब उतने ही उत्साह, उतने ही ऊर्जा से राजनीति के काम को करता रहा हूँ। सांसद बना तो क्षेत्र में लोगों के बीच काम करना और साथ ही साथ लोकसभा में उतने ही गंभीरता से कार्यवाहियों में भाग लेना। और जब प्रदेश अध्यक्ष बना तो पार्टी के लिए पूरी तरह से काम करना, समर्पित होकर काम करना, उत्साह से काम करना, पार्टी को ऊंचाई तक लेकर जाने के जुनून के साथ काम करना। और अब जब सरकार का हिस्सा हूं तो अपने विभागों के काम, सरकार के काम ठीक हो, कैसे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें, पूरा मन लगाकर उत्साह से। तो आवश्यकता इस बात की होती है, कोई काम कठिन नहीं होता मेरे हिसाब से। आवश्यकता इस बात की होती है उस काम में आपकी रुचि हो, आप उस काम को उत्साहपूर्वक करें, उस काम को एंजॉय करें आप। ठीक बात है। तो आपको कोई काम कठिन नहीं लगेगा। राजनीति में हर किसी का कोई आइडल होता है, कोई गुरु होता है, कोई देखकर सीखता है उनसे। तो आप किसको मानते हैं कि हाँ ये मेरे राजनीतिक गुरु हैं? जिन दिनों राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में छात्र राजनीति के नाते आया तो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहा हूँ। जो विचार थे उनके और जो उनके कृतित्व, उनसे बहुत प्रेरणा मिली। और फिर राजनेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत प्रेरणा मिली है। और आज तो दुनिया में नरेंद्र मोदी जी जैसा चमत्कारिक नेता है जिनके मार्गदर्शन में हमको काम करने का अवसर मिल रहा है। आज के राजनेताओं को प्रेरणा यदि किसी से लेना हो, किसी से कुछ सीखना हो, तो नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई आज देश और दुनिया में कोई राजनेता नहीं है। और इसलिए आज तो हम सब उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो हमारे आइडियल हैं। आप कुंडली मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र? देखिए, सब चीज का अपना महत्व होता है। वह भी ज्योतिष भी एक विज्ञान की तरह है जी। पर जितना ज्योतिष उतना कर्म पर भी भरोसा आपको करना पड़ेगा। और इसलिए मैं तो काम पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। आप अपनी जिम्मेदारियों का ठीक प्रकार से निर्वहन करें और उस पर ज़्यादा भरोसा है जी। जब आपने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया तब आपके माता राम ने, अम्मा ने कहा कि अरुण की कुंडली में था पहले से, वो राजयोग था, वो कुछ बड़ा करने वाला था। हर एक माँ बाप को अपने बच्चे पर गर्व होता है। अपने बच्चे के लिए हर माँ बाप कुछ न कुछ सपना देखते हैं। राजनीति में मेरे पिताजी भी रहे हैं लंबे समय तक। उन्होंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की है। और जब बचपन में गतिविधि, काम ये देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से माता पिता, पुराने लोग इन सब चीज़ों को मानते भी हैं, देखते भी हैं, अंदाज भी लगाते हैं। तो निश्चित रूप से किसी जानकार ने उनसे कहा होगा जी। तो उस आधार पर उन्होंने कही है। लेकिन
पिताजी से बहुत प्रेरणा मिली, माताजी से बहुत प्रेरणा मिली जी। और उन सब के आशीर्वाद से आज इस मुकाम पर हैं। आपने छात्र राजनीति से अपने राजनीति की पहले कदम की शुरुआत की, तो उस दौर कोई किस्सा जिससे आपका जो दृष्टिकोण राजनीति को देखने का वो बदल गया हो, या कुछ अनोखा किस्सा हुआ हो छात्र राजनीति के वक्त? जब मैं विद्यालय महाविद्यालय में अनुशासनहीनता देखता था जी। अव्यवस्था देखता था, तो मेरे मन में बहुत तकलीफ होती थी। जी। तो मुझे लगता था कि वो दूर होनी चाहिए। विद्यालय सीखने की जगह है जी। और हमारा सनातन, हमारी परंपरा गुरुकुल की पद्धति का है जी। और जिस प्रकार से गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाव जी। तो इस परंपरा को मानने वाली हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है, तो उससे गुरुओं के प्रति सम्मान, विद्यालय अनुशासन सिखाने का केंद्र बने, संस्कार देने का केंद्र बने जी। और वो एक बड़ा विषय है। छात्र राजनीति में जब आंदोलन करते हैं छात्र, तो एक दबंग वाला छवि होता है उनका, तो आपने वो आप छवि क्या थी उस वक्त? दबंगई से आप काम करते थे या क्या था? मैंने आपको बताया, मेरी राजनीति मेरे लिए समाज सेवा का काम था। जी। जब मैं बचपन में भी राजनीति के बारे में सोचता हूँ तो राजनीति वैसी वाली राजनीति की मेरी सोच आज भी नहीं है। समाज सेवा, जनहित, देश और समाज के हित में काम करना, देश और समाज के लिए काम करना, ठीक बात, ये राजनीति है। और मैं छात्र राजनीति भी उसी हिसाब से करता था, लोगों की मदद करना, जनहित में काम करना जी। और उसको लेकर बहुत संजीदा होकर काम करता था। और आज भी मेरे लिए राजनीति उस तरह की नहीं है। जनहित और जनसरोकार, देश और समाज के लिए काम करना, अपने प्रदेश के हित में काम करना, प्रदेश के लोगों के हित में काम करना, ये मेरी राजनीति का हिस्सा है। आजकल जो युवा हैं जो राजनीति मानना चाहते हैं, वो जलवा भौकाल ये सब देख के प्रभावित होते हैं राजनीति से, तो उनको आप क्या सलाह देंगे जिससे वो असल राजनीति को समझ पाएं? देखिए, राजनीति यानी वास्तविक रूप से देखें तो वो समाज सेवा का काम है जी। राष्ट्रहित का काम है। स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा ले सकते हैं कि देश और समाज के प्रति हमारी क्या जवाबदारी है जी। और हम राजनीति में आकर देश और समाज को कुछ देने के लिए आते हैं। ठीक बात है। और सभी को यही भाव लेकर आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए कि मुझे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के हित के लिए, जरूरतमंदों के हित के लिए मैं काम करूंगा। इसी भाव से राजनीति में आना चाहिए। अपने हित की सोचकर राजनीति में आना यह राजनीति नहीं, लॉन्ग टर्म काम नहीं आने वाला ये राजनीति भी नहीं है जी। राजनीति का ये उद्देश्य भी नहीं है। अपने लिए जीना, अपने लिए सोचना, अपने फायदे की सोचना, ये राजनीति हो नहीं सकती है। ये स्वार्थ नीति है। राजनीति मतलब राज के लिए काम करना, जनता के लिए काम करना, प्रदेश और समाज के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, यही राजनीति है। ठीक बात है। राजनीति में आने के लिए ऐसी बात चलती है कि सोर्स लगाना पड़ता है, कि पैसा होना चाहिए। तो जो एक आम आदमी है जो राजनीति करना चाहता है, बड़े पदों में पहुंचना चाहता है, तो क्या पहला कदम उठाए जिससे वो राजनीति को समझ पाए और बड़े पदों पर पहुंच पाए? मैंने आपसे कहा कि कोई काम कठिन नहीं होता है जी। और आपको अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। राजनीति करने के लिए आप किसी न किसी संगठन से जुड़ेंगे, किसी राजनीतिक दल से जुड़ेंगे जी। उस दल को सोच विचार कर चुनना कि वो आपके वैचारिक ध्येय को पुख्ता करने वाला है कि नहीं, आपके वैचारिक धरातल के साथ मेल खाता है कि नहीं, और वो संगठन देश और समाज के हित में सोचने वाला है कि नहीं, काम करने वाला है कि नहीं। और इन सारी बातों को देखकर आप जब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखेंगे तो वहाँ पर जाकर पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी क्षमता के साथ जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे और आपको न किसी के अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी, न
और किसी बात की जरूरत पड़ेगी। आज देश की राजनीति में कितने सामान्य परिवार के लोग, आज देश में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, क्या पारिवारिक उनकी पृष्ठभूमि है। तो आप अपनी ईमानदारी और मेहनत, अपनी योग्यता क्षमता से राजनीति में बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक बात है। मैं जेपी नड्डा जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, माफ करिए योगी जी का इंटरव्यू था वो, उन्होंने कहा आप जो भी काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप पत्रकार हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा काम करिए। अगर आप विख्यात हो जाएंगे, आप समाज में योगदान देंगे, तो पार्टी अपने आप वो चुन लेगी, हाँ, कि आपको मौका देना चाहिए राजनीति में। देखिए, बहुत सही कहा जी योगी आदित्यनाथ जी ने। आप देश में भी ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं जी। अब्दुल कलाम आजाद जी, ठीक बात है, हमारे देश के मिसाइल मैन रहे, और शायद उन्होंने कल्पना नहीं की होगी, देश की सरकार ने उन्हें आग्रह किया कि आप राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करें। ठीक बात है। तो आप में क्षमता और आपकी योग्यता हो तो लोग आपको हाथों हाथ उठाते हैं। तो योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है, आप अच्छा काम करेंगे, राजनीति में आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं। साहब वैसे अब अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। नक्सलिज्म पे एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, इस पे आपने कहा, टेबल पे हाथ मार कर कहा कि ये लोग प्लान बनाते हैं और हम बस फाइल घुमाते हैं, अब एक्शन चाहिए। देखिए, बहुत बार जानकर भी अनजाने बनते हैं, हाँ, या इग्नोर हो जाता है कोई बात जी। कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं चूक हो रही है, और हम उस पर कुछ एक्शन लेने के बजाय टालते हैं, तो उस पर मुझे नाराजगी होती है कि ऐसे नहीं चाहिए। आप अपने आँख कान खुला रखिए, जहाँ पर गड़बड़ी दिखे आपको, जहाँ कमी दिखे, वहाँ पर एक्टिव होइए। अब आपको अपनी पार्टी में सबसे स्मार्ट एमएलए कौन लगता है, जिसको आपको देख के लगता है कि ये तो बहुत स्मार्ट है, इसको बॉलीवुड या फिर मूवी होना चाहिए था? अनु शर्मा जी का नाम मत लीजिएगा। देखिए, सबकी स्मार्ट होना जी, एक तो चेहरे से स्मार्ट होना होता है जी, एक काम में स्मार्ट होना होता है, किसी के पर्सनालिटी स्मार्टनेस होती है जी। तो इसके अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। हाँ। सवाल ये है कि राजनीति में आप एमएलए बनकर आते हैं, हाँ। तो आप जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए कैसे काम करते हैं, इससे आपकी योग्यता, क्षमता और आपका टैलेंट जाहिर होगा। उसमें आपको स्मार्ट जरूर बनना चाहिए। अब कांग्रेस में आपको सबसे बढ़िया विधायक कौन लगता है, जो लगता है बहुत शानदार काम कर रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल दिखती हो आपको? देखिए, ऐसे चूज करना जरा कठिन काम है जी, पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निश्चित रूप से जनता के लिए अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप अपनी जवाबदेही को निभाते हैं, क्योंकि जनता के बीच जाकर उन्हें फिर से जवाब देना है, जनता को के बीच, उसी जनता के बीच फिर से जाना है, और इसलिए सभी अपनी जवाबदेही का अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप निर्वहन करते हैं। जी। छत्तीसगढ़िया वर्सेस बाहरी का एक नैरेटिव चलाया गया था, तो उससे कैसे आप लोग लड़ा? आज आप लोग बिहार दिवस बना रहे हैं, तो क्या वो भूपेश बघेल जी का नैरेटिव तोड़ने का प्रयास है? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये हमारे देश की संस्कृति रही है जी। अनेकता में एकता भारत की विशेषता रही है। भावनात्मक रूप से राज्य की कांग्रेस सरकार इस तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी जी, भावनात्मक मुद्दे उठाकर, क्योंकि कहने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, कोई उपलब्धि नहीं थी। 5 साल में एक भी बड़ा काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, केवल लूटने खसोटने का काम ही 5 साल किया, और इसलिए वो भावनात्मक मुद्दों के आधार पर छत्तीसगढ़ को कमजोर करना चाह रहे थे जी। पर उनकी बातों को छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी समझ गई कि ये छत्तीसगढ़ की हितैषी नहीं है जी। छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी नहीं है जी। और इसलिए उनका वो नैरेटिव काम नहीं आया, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया। आपका पसंदीदा छत्तीसगढ़ी डिश? देखिए, मुझे खुरमी बहुत पसंद आता है जी, चौसेला बहुत पसंद आता है जी। और सब्जी की बात कहूँ तो जिमीकंद बहुत पसंद है जी। खट्टे में जिमीकंद, मसूर
खट्टे में मसूर का बटकर जिसको कहते हैं, जी। ऐसी सब्जी नियमित रूप से मैं खाता हूँ। और सामान्य रूप से मैं वैसे खाने में जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ, पर जी। यदि पसंद की बात कहेंगे तो ऐसे टिपिकल जो गांव का छत्तीसगढ़िया भोजन है, हाँ। वो मुझे बहुत अच्छा पसंद आता है। बचपन में आप जब आप छोटे होते हैं हम तो किसी के बगीचे में चले जाते हैं, आम पत्थर से मार तोड़ लेते हैं, तो ऐसा कभी आपने किया कि किसी बगीचे में हाँ, आपने आम तोड़ा हो? निश्चित रूप से हमारा खुद का बगीचा था जी। और दूसरे के बगीचे में भी चले जाते थे। हाँ। तालाब के पार में भी मेरे गांव में आम का पेड़ था, जी। तो पत्थर से अच्छा निशाना लगता था मेरा। जी। गिल्ली डंडा खूब खेलता था। तो इन सब चीजों का आनंद लिया है जी। बहुत कभी जैसे आनंद आप लिया है। कहीं बगीचा गए हो किसी के आम चोरने के लिए, अब निशान लगा रहा, कोई माली आ गया, वहाँ दौड़ना भागना पड़ गया? वो होता ही था, वो स्वाभाविक रूप से होता ही था। जी। पर उसका भी अपना आनंद रहा है। ठीक बात है। और वो एंजॉय किया है बचपन में हमने। जैसे आप बहुत व्यस्त रहते हैं तो खाली वक्त जब आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं? फ़ोन में यूट्यूब देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, क्या करते हैं आप? किताबें पढ़ते हैं? थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, फिर थोड़ी मोबाइल भी आजकल हाथ में रहता है तो मोबाइल का भी उपयोग हो जाता है। फिर दोस्त या रिश्तेदारों से कभी बात करने का अवसर भी निकाल लेता हूँ इसी बीच, कि बहुत दिन से बात नहीं हुई, पूछता हूँ क्या हालचाल है। तो इस तरह से समय व्यतीत होता है। जी। पढ़ने का बहुत शौक रहा है, लेकिन अब थोड़ा कठिन होता है पढ़ पाना। तो जो भी थोड़ी पढ़ाई होती है वो मोबाइल से ही करनी पड़ती है। जी। और पर सरकारी फाइलों को पढ़ना, सरकारी दस्तावेज को पढ़ना, ये तो करना ही पड़ता है, वो करते हैं। तो आपके बचपन के इष्ट मित्र, जैसे मेरा नाम सत्यम पांडे है, मेरे जो इष्ट मित्र मुझे पांडे पांडे कहते हैं, तो आपके दोस्त बचपन में क्या निकनेम से बोलते थे? आप क्या बुलाते थे आपको प्यार से? मुझे या तो साहु जी बोलते थे या फिर अरुण बोलते थे। जी, जैसे बिलासपुर में आपको सब अरुण भैया कहते हैं। हाँ, तो अरुण बोलेंगे, अरुण भैया बोलेंगे, या और बहुत से दोस्त लोग साहु जी बोलते हैं। जी। और आज भी मेरी वो स्कूल की दोस्ती कायम है, कॉलेज की दोस्ती कायम है। जी। उतना ही व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध मेरे उन दोस्तों से है। जी। और अभी भी वो सारे दोस्त मुझे उतना ही स्नेह करते हैं जैसे स्कूल और कॉलेज के ज़माने में करते थे। जी। परिवार के लोग भी उसी तरह से, आज भी मैं उनके लिए वही अरुण हूँ जो आज 10 साल की उम्र में था, 15 साल की उम्र में था। तो उतना ही स्नेह सम्मान आज भी रिश्तेदार लोगों से, मेरे गांव के लोगों से उतना ही स्नेह और आत्मीय संबंध लगातार बना हुआ है। जब आप बड़े पद में पहुंच जाते हैं तो लोग संकोच करते हैं, यार अब तो आप डिप्टी सीएम हो गए, फ़ोन लगाऊं ना लगाऊं, तो ये संबंध है? अभी कोई कभी भी आपको फ़ोन लगा देता है दोस्त आपका? हाँ, कुछ लोगों के मन में संकोच तो होता है। जी। डरते हुए रहते हैं कि बैठक में होंगे, कार्यक्रम में होंगे, कहाँ होंगे, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। ये संकोच तो स्वाभाविक रूप से होता है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी उन परिस्थितियों में हूँ तो किसी का भी फ़ोन स्वाभाविक रूप से मैं उठा के बात करता हूँ। और बहुत बार कोशिश भी करता हूँ कि मैं कॉल बैक कर पाऊँ और कॉल बैक करके उनसे बात कर पाऊँ। तो आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है रिसेंटली आपने जो देखी हो फिल्म? बहुत दिनों से तो कोई मूवी देखी नहीं है। थोड़े दिन पहले मैंने द कश्मीर फाइल्स देखी थी। जी। बहुत ऐतिहासिक और वो मूवी थी, वो देखी मैंने। जी। तो उस जिस तरह से दर्द कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी पंडित और आम आवामों ने झेला है, तो वो स्टोरी मैंने देखी, मूवी देखी, बहुत अच्छा लगा था। जी। और कोई फिल्में अब तो देखना कम हो गया है। जी। समय ही नहीं मिलता है। बचपन में खूब फिल्में देखी है और कॉलेज के ज़माने में खूब फिल्में देखी है। गीत संगीत का भी आनंद समय समय पर मैं लेता हूँ और हमारे जीवन का वो हिस्सा है। जी। उससे कोई अछूता नहीं रह सकता। मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। खाली वक्त में आप कोई गीत गुनगुनाते हैं? कौन पुराने या फिर कोई नए दौर में कोई सिंगर आपके फेवरेट हो, जिनके गाने सुनकर के आप सारे दुख, सारे तनाव भूल जाते हो?
ऐसे बहुत से गाने हैं, ऐसे जी। बहुत से गाने हैं, किन परिस्थितियों में हाँ। कौन से गाने की धुन या स्वर आवाज सुनाई दे जाए तो स्वाभाविक रूप से कोई सुने जी। तो वो ध्यान में वही आने लगता है। ऐसे बहुत से गाने हैं जो दिल को छूते हैं। जी। एक गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो। देखिए ऐसे तो बहुत से गाने हैं, जी। लेकिन जो पुराने गाने थे वो जितने भावुक थे, जी। मन मन को छूने वाले थे, मतलब था उनका एक। ऐसे बहुत से गाने हैं। पर अभी जी। मैं आपसे क्या कहूँ कि पंकज उधास की वो गजल भी मुझे बहुत भावुक करती है। जी। चिट्ठी आई है, आई। आई है, हाँ, चिट्ठी हाँ। आई है। वाह। कितना भावुक है जब उस गजल पर आप अपने आप को डुबाओ तो अपने आप आंख भर आता है। ठीक कितना बात है। कैसे उस एक भाव खो कहानी जाते को भाव के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसे पुराने बहुत से गाने और गजल जी। जो है आपके दिल को छूने वाले होते हैं। जी। साहब आज का दौर जो है रैप वाला है, रैपर आ गए हैं, ये हनी सिंह आए हुए हैं, कमबैक हुआ है इनका, तो इस प्रकार के लोग आप सुनते हैं कभी? आज सामान्यतः ऐसे सुनता नहीं हूँ, समय के साथ बदलता है और समय के साथ लोगों की पसंद होती है। अब तो नए गाने ये सुनने का अवसर नहीं मिलता है। जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो लोक रस से बात करके, हमारे साथ बात करके कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आया। आपको फिर से मेरी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत सहजता से हमने बात की, इंटरव्यू जैसा ना करके व्यक्तिगत बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से ये आपने चर्चा की है। बहुत आनंद आया। द लोक रस खूब आगे बढ़े, तरक्की करे, मेरी शुभकामनाएं। चलो ठीक है।